वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं, मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं से, खिज़ां से तुझको बचा के रखूं, बहार तुझ पे निसार कर दूं, मेरे वतन मेरे वतन। फातिमा चद्दर साहिबा, इतनी खूबसूरत आवाज़ और मिली तराना इतने अच्छे अंदाज में आपने सुनाया, ये कोई प्रैक्टिस करती रहती है या बचपन का शौक़ है? ये बचपन का शौक़ है और अपने इस मुल्क से इश्क है। मैं समझती हूँ कि इस मिट्टी ने हमें पहचान दी है और ये हमारी धरती माँ है, और जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो हरे पासपोर्ट के साथ हम पाकिस्तानी कहलाते हैं। तो आई फील प्राउड कि मुझे अपने मुल्क की वजह से इतनी इज्जत और इतनी रिकग्निशन मिल रही है, तो इतना तो हक उसका बनता है कि मैं इसे अपनी माँ की तरह प्यार करूँ, और मुझे इश्क है अपने मुल्क से। फातिमा साहिबा, आप इमरान खान साहब के साथ कैसे शामिल हुई या आपको क्रिकेट पसंद थी? एज ए क्रिकेटर तो डेफिनेटली आप देखिए थर्ड जनरेशन आ गई है, हमारी माओ को, हमारी बड़ी बहनों को, उसके बाद हमें और हमारे बच्चों को ये पसंद है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की आइडियोलॉजी, जो अपने मुल्क के साथ मोहब्बत, और वो वाकई चाहते हैं कि इस मुल्क में चेंज आए, और आपने देखा कि वो रिफॉर्म्स लेके भी आ रहे हैं। सो इस आइडियोलॉजी के तहत हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया, और मेरे हस्बैंड पीटीआई के फाउंडर मेंबर्स में से हैं, फर्स्ट 100 मेंबर्स में से, और मुझे पार्टी में वो लेके आए क्योंकि वो बड़े जाले थे खान साहब के। जब शौकत खानम बन रहा था तो उनके साथ कैंपेन करना, सारा कुछ करना, तो हमारा चूँकि बिजनेस इस तरह का था फार्मास्यूटिकल का, तो इन्होंने नून वालों ने बहुत टफ टाइम दिया। कहा यह जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक कामयाब सियासतदान खातून के पीछे उनके शोहर का हाथ है। मैं आई कैन से कि डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि मेरे यहाँ तक आने में मेरी माँ की दुआओं की बहुत ज़्यादा शमूलियत है, और मेरे हस्बैंड की स्ट्रगल। और हम मतलब कभी बात होती थी तो हमारे नईमुल हक साहब और खान साहब कहते थे कि आप नहीं आते, तो मेरे हस्बैंड कहा करते थे पीछे सपोर्ट करने के लिए भी एक बंदा होना चाहिए। तो मैंने अब इनको ये सौंप दिया है, और अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने लीडर के साथ चले हैं, उनके विजन के मुताबिक, और दुआगो हैं कि इस मुल्क के लिए हम भी अपनी एफर्ट करें और हिस्सा डालें इसकी बेटरमेंट और तरक्की के लिए। सियासत में तो शोहर की ख्वाहिश या उनकी सपोर्ट की वजह से आई, तो बचपन में जब स्टूडेंट दौर में क्या बनना चाहती थी, क्या करना चाहती थी? देखिए, स्टूडेंट दौर में भी मैं स्टूडेंट लीडर थी। अच्छा जी बिल्कुल। मैं मतलब हमारी डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती थी, और आवाज़ बड़ी अच्छी थी, नात पढ़ना, पोइम्स पढ़ना, और एनसीए की ट्रेनिंग भी ली थी, और हमेशा क्लास को लीड करती थी, स्पोर्ट्स में बड़ा पार्टिसिपेट करती थी एक्टिवली, और मतलब जितने भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती थी, मैं ब्राइट स्टूडेंट थी, बट उसके साथ साथ मैं एक्टिविटी में भी बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करती थी। तो एक लीडिंग रोल लेना, ये शायद अल्लाह ताला की तरफ से था। इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात फिर पहली दफ़ा हुई तो उन्होंने ख़ुद आपको कहा कि सियासत में आए, और अक्सर ये होता है कि जो पीटीआई की ख़वातीन हैं उन्हें रिज़र्व सीट पे बतौर एमपीए लिया जाता है, तो क्या वजह थी कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए ये आपका इंतखाब हुआ? रिज़र्व सीट के लिए मेरा नाम आया हुआ था, और उसके बाद डेफिनेटली उतनी सीट्स हमें पंजाब में नहीं मिल सकी, तो फिर एक्सपीरियंस मांगा गया था कि किस किस डेफिनेटली हमारी प्रोफाइल बनी, और उसमें मेरा चूँकि मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं कोई पॉलिटिकल लीडर हूँ, इससे पहले आई एम अ बिज़नेस लेडी। मैं अपने हस्बैंड के साथ अपना बिज़नेस देख रही थी, और मैं लाहौर चैम्बर की मेंबर भी हूँ और फेडरेशन की मेंबर भी हूँ।
तो वहाँ मैं जो कमेटी को चेयर करी थी, एक तो वुमेन एम्पावरमेंट की कमेटी थी, प्लस उसमें चाइल्ड अब्यूज़ की कमेटी थी, जो मेरे पास स्टैंडिंग कमेटी पंजाब की रही है, जिसकी मैं चेयरपर्सन रही हूँ। तो वो फिर मैंने कहा था कि या कोई बच्चों का डिपार्टमेंट हो या ख़वातीन का डिपार्टमेंट हो, चूँकि मेरा एक्सपीरियंस इसमें है, सो फिर ये डिपार्टमेंट मुझे दिया गया। और मैं ये कह सकती हूँ कि ये डिफ़िकल्ट टास्क था मेरे लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने मेहनत की है, ज़ीरो से मैंने इस डिपार्टमेंट को उठाया है। और आज मैंने उन तमाम डिपार्टमेंट्स जो आज से 10-15 साल पहले के बने हुए थे, उनके पैरेलल इसको ला के खड़ा किया है। आम इंतखाबात के लिए आप तैयारी कर रही हैं, MPA का इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती हैं, फील्ड में भी जाती होंगी, लोगों से भी मिलती होंगी। PTI की हुकूमत से लोग नाराज़ हैं महंगाई को लेकर, तो आपको कैसा फीडबैक मिलता है, फिर क्या जस्टिफिकेशन देती हैं आप? देखिए, अभी मैं इलेक्शन में आना चाह रही हूँ, लेकिन मैं MNA आती हूँ या MP आती हूँ, ये मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। एक बात क्लियर, हो सकता है मैं MNA आ जाऊँ। दूसरी बात ये है कि डेफिनेटली आवाम हमारी जो 75% हमारी पॉपुलेशन है वो गुर्बत में है, और लोगों को तकलीफ़ है कि चीज़ें महंगी हैं, चीनी है, आटा है, लेकिन कुछ इस चीज़ को, परसेप्शन को उभारा भी जा रहा है। ठीक है, महंगाई है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी मतलब हम देखते हैं कि एक ही चीज़ पे, डगर पे सारे चल पड़ते हैं, जी चीनी 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 हो गई। देखिए, कौमों ने जिन्होंने तरक्की की है, आपको पता है कि ये शुगर माफिया है। अगर मैं समझती हूँ कि बीइंग अ पाकिस्तानी, ये हमें टफ टाइम दे रहे हैं ना, तो अगर हम चाहें तो हम इन्हें टफ टाइम दे सकते हैं। हम एक हफ्ता चीनी ना खाएं, एक महीना ना खाएं, ये नहीं हम कहते कि बंद ही कर दें। ज़रूरत जहाँ पे है वहाँ इस्तेमाल करें, लेकिन बिला ज़रूरत ना भी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शुगर माफिया को अगर हम समझते हैं, या पेट्रोल माफिया है, या चीनी माफिया, या आटा माफिया, जो भी कोई माफिया है जो ये मतलब अवाम की मजबूरी से फ़ायदा उठाता है। मैं एक गवर्नमेंट में होने की बात नहीं कर रही, बीइंग अ पाकिस्तानी बात कर रही हूँ। अगर कोई हमें टफ टाइम देता है तो वाई डॉट वी, हम क्यों नहीं उसको टफ टाइम देते? हम भी कहें कि भाई हम आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदते। बाहर आप देखें टर्की ने किस तरह तरक्की की है। इसी तरह उन्होंने कहा कि ठीक है, हम डॉलर लेते ही नहीं, हम अपनी करेंसी में बात करते हैं। हम क्यों? देखिए, जब भी कोई कौम अगर बनती है, चाइना को आप देख लें, हम बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स देते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं वो स्टेप लेते अपने आप से? मैं क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? मैं कहती हूँ मैं शुगर नहीं पीती, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर मैं मर जाऊंगी अगर नहीं शुगर पीऊंगी तो। इसी तरह से लोग देखें, एक तो मेडिसिन है ना, उसकी ज़रूरत है, एक मरीज़ उसने लेनी है, लेकिन शुगर के बगैर तो मैं आप रह सकते हैं। अवॉइड करें, एक हफ्ता अवॉइड करें। अच्छा, आपकी हुकूमत इसी तरह के स्टेटमेंट आते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के भी, अगर टमाटर महंगा हुआ है तो लोग कहते हैं टमाटर इस्तेमाल ना करें, हुकूमत कहती है। तो लोग इस बात से भी नाराज़ होते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब हमें किस तरह का मशवरा देते हैं। अगर महंगाई होती है तो वो कहते हैं मुर्गियां पाल लो, कट्टा पाल लो, तो लोग इस बात को मानते नहीं हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह का स्टेटमेंट लोगों को दूर करता है तहरीक इंसाफ से? देखिए, वो आप अपनी जगह आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को नहीं सुनना चाहते, वो वही चीज़ सुनना चाहते हैं जो उनको पसंद है। लेकिन मैं अब इस चीज़ की तो जस्टिफिकेशन नहीं दूंगी। अगर मुर्गियों और कट्टे की बात की है तो अगर देखिए, यही चीज़ें अगर बाहर के मुल्कों में होती हैं तो हम उनकी एग्जांपल्स देते हैं, लेकिन अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर ये बात करता है तो हम उसकी एक बात को निकाल के तो सारा मीडिया शुरू हो जाता है, हम मतलब सोशल मीडिया पे शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर को तो मेरे ख्याल में अगर वो मुर्गियां कट्टे का मशवरा ना भी दें तो प्राइम मिनिस्टर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो जो भी काम कर रहे हैं, उन्होंने ना तो आपके सामने, माशाल्लाह आपकी भी इतनी उम्र गुजरी है, ना तो उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगानी है, ना उन्होंने अपने बच्चों को सपोर्ट करना है, ना उन्होंने यहाँ पे अपने महल खड़े करने हैं। वो तो जिस तरह की उनकी तबीयत है और वो चाहते हैं कि मेरा मुल्क है और मेरी जो कौम है उसकी बेटरमेंट के लिए मैं कुछ ना कुछ कर जाऊं, वो एफर्ट करते रहेंगे, चाहे वो उनके मजाक उड़ाएं, चाहे जो मर्जी करें। उन्होंने एक गोल सेट किया हुआ है, वो कहते हैं मैंने अचीव करना है। और आज अगर अवाम ये कह रही है कि मतलब हमें प्राइम मिनिस्टर ये भाषण देते हैं, ये करते हैं, कल को यही कौम, मैं और आप यहीं पे हैं, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब ये कहेंगे इमरान खान सब सही कहते हैं। सो थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली लोगों को समझने में भी टाइम मुश्किल लगेगा, क्योंकि आप देखें ना कि पहली हुकूमतें जो हैं
उन्होंने डॉलर में स्टेबिलिटी रखी, मसनूई जो है वो कीमतें ना बढ़ाई चीज़ों की सिर्फ इसलिए कि हमारा वोट बैंक रहे, हमने आइंदा इलेक्शन में आना है। लेकिन हमारी हुकूमत ने ये टैक्स यूज़ नहीं किए, उन्होंने एक्चुअल फिगर आवाम को बताया और बताया कि किस तरह से ख़जाना खाली था और इस तरह से हमने चलना है। और मैंने इस बात को एडमिट किया है कि महंगाई है, गरीब की पहुंच से चीज़ें दूर हो रही हैं और प्राइम मिनिस्टर वेरी सून इसके ऊपर सब्सिडी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और उन्होंने ये 2-3 मीटिंग जो पीछे की हैं उन्होंने ये कहा है, उसमें बड़ी तकलीफ़ के साथ उन्होंने कहा है कि मेरी आवाम को प्रॉब्लम है, मुझे पता है और मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ इस तरह से सफिशेंट पैकेज, उनके लिए रिलीफ पैकेज दूँ ताकि मेरी आवाम जो है वो डेफिनेटली इस महंगाई के जो तूफ़ान आया हुआ इससे बच सके। आपके नाम के साथ चद्दर लगता है, ये आपको वालदैन की तरफ से मिला, शोहर की तरफ से मिला, और अक्सर ये नाम जो है एक खौफ की अलामत समझा जाता है। जिसके नाम के साथ चद्दर हो समझा जाता है कि वो बड़े सख्त मजाज होंगे। आप कैसी हैं? नहीं, बेसिकली मेरा जो ये मेरे फादर की तरफ से है, ये हमारा अपना फैमिली नेम है, मेरी कास्ट है चद्दर। और चद्दर जट्टों में ज़रा डाडी कास्ट समझी जाती है, डाडे जट होते हैं ये, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बड़ी फ्रेंडली हूँ सबके साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ पे पढ़ी, बचपन की कुछ बात, कुछ याद बताएं। मेरी एजुकेशन जो अर्ली एजुकेशन है वो रायविंड की है, मैट्रिक मैंने वहाँ से किया है। उसके बाद मैं लाहौर में पढ़ती रही हूँ, FA किया, BA किया, फिर मैंने शादी के बाद मास्टर किया और अब MPhil मेरा कंप्लीट हो गया। वो जट तो होते हैं ज़मीन वाले, उनके पास ज़मीनें बड़ी होती हैं, आपके पास कितनी ज़मीन? अल्लाह का शुक्र है, मेरा भी इसी तरह की फैमिली से ताल्लुक़ है, फ्यूडल फैमिली है। और हमारे ख़ानदान में तो मैट्रिक के बाद बच्चियों को नहीं पढ़ाते, तो दसी केड़ियाँ नौकरियाँ करानी हैं। सो मैंने कहा कि मैंने पढ़ना है और फिर मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया और शुक्र है अल्लाह का। फातिमा साहिबा, आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो आपकी सियासतदान कोलीग्स हैं, उनके साथ दोस्तियाँ कैसी हैं? बेसिकली मेरी सबसे दोस्ती है, अपनी पार्टी की ख़वातीन के साथ भी, और नून की ख़वातीन 1-2 हैं जिनके साथ मेरा अच्छा है। बाकी तो जो मुस्लिम लीग काफ की हैं 1-2 ख़वातीन, उनके साथ भी मेरा किनके साथ है ज़्यादा? नहीं, वो फिर मैं नाम लूँगी तो बाकी सारी नाराज़ हो जाएंगी। सबके साथ अच्छा है। और मेरे ख्याल में अगर आप अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ सपोर्टिव होकर रहते हो तो ये आपकी एक दूसरे को स्ट्रेंथन करना भी होता है। ख़वातीन को मेरे ख्याल में अगर कोई किसी के साथ होता भी है किसी का, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने एक दूसरे को पहले लिमिटेड सी सीटें होती हैं ख़वातीन की और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और मेरे ख्याल में हम एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से अगर हम करें तो एक दूसरे को सपोर्ट करें ताकि ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और उनकी नुमाइंदगी अच्छी हो। पाकिस्तान की सियासत में ख़वातीन सियासतदान जो है, इनका किरदार कैसा है या इसमें बेहतरी की ज़रूरत है, गुंजाइश है? देखिए, जितना लिमिटेड सा एक कंपोनेंट ख़वातीन को मिला है, अब तो मुशर्रफ दौर के बाद अच्छी खासी तादाद ख़वातीन की आई है, जो एक बड़ी खुशाइन बात है। और बेटरमेंट के लिए अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान की बेटरमेंट, तो फिर आपको ख़वातीन के लिए, चूँकि वो हमारा देखिए 50% पॉपुलेशन है हमारी ख़वातीन की और उनके भी मसले मसाइल हैं, तो अगर आप उनको मौका दें, आगे लेके आएँ, और पोटेंशियल बहुत है। ख़वातीन बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बिज़नेस में बड़े अच्छा काम कर रही हैं, सारे इदारों में काम कर रही हैं, और जो हमारी पॉलिटिशियन ख़वातीन हैं वो भी बहुत एक्टिवली पार्ट ले रही होती हैं। जो हमारी लेजिस्लेशन हो रही होती है असम्बली में, आप देखें तो जो मेरे ख्याल में जिसको टास्क मिला हुआ है वो अच्छे तरीके से कर रहा है क्योंकि उसको मौका मिला है। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मरियम नवाज साहिबा हैं, वो बड़ी एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा काम भी कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौन सी ऐसी फीमेल खातून है या ऐसी सियासतदान हैं जो उनकी टक्कर की हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कोई इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी नहीं समझती कि एक बाप ने मुल्क का पैसा लूटा हो और उसकी औलाद आके ये साबित करने की कोशिश करे कि मेरे दुनिया में मेरा कंपैरिजन कोई नहीं है। ये कोई आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। दूसरा, इलेक्शन के हवाले से अगर आप कहते हैं तो मुझे पता चला था कि मरियम नवाज जो हैं वो रायविंड से इलेक्शन लड़ रही हैं, और अगर ये लड़ती तो मैं उसके मुकाबले में आती,
क्योंकि हाँ बिल्कुल। और उसके बाद मुझे पता चला कि खोखर बरादरी जो है, चूँकि रायबंड में वो काफ़ी ज़्यादा इनके पुराने सपोर्टर हैं और वो हमसे ही वोट, हमारी बरादरी से ही आके वोट लेते हैं वो। तो फिर हमने कहा कि खोखरों से क्या मुकाबला करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में आएंगे। और अगर ये समझती हैं कि मेरी टक्कर का कोई नहीं है तो नेक्स्ट इलेक्शन मेरे साथ लड़के देखें, मैं इन्हें बताऊंगी कि इनकी टक्कर का कौन है। अच्छा, और तो मैं इन्हें इलेक्शन विन भी करके दिखाऊंगी। अच्छा, आप चैलेंज करती हैं मरियम नवाज? बिल्कुल मैं चैलेंज करती हूँ, आए मेरे हल्के में मेरे सामने आके इलेक्शन लड़े, इन्हें पता चल जाएगा कि इनका वोट बैंक क्या है और लोग कितनी इज्जत इनको देते हैं और कितना हमारा है। क्योंकि हमारी रूट्स वहाँ पे हैं। पाकिस्तान बनने से पहले मेरे जो परदादा हैं वो वहाँ आए थे झंग से माइग्रेट करके, और ये पूरा गांव उन्होंने ख़रीदा था 13 मुरब्बे का। और हम तो मतलब दादा परदादा से वहीं पे रहने वाले हैं और हमारी रूट्स उन लोगों के साथ हैं। हमारा जो हमारे साथ बरादरी हैं दूसरी, उनके साथ हमारा फैमिली टू फैमिली बड़ा रिलेशनशिप है। हमने ना लोगों से छीना है, हमने अपना खाया और बल्कि लोगों को दिया है, सर्व किया है लोगों को और मुल्क को सर्व किया है। हम खाने वाले नहीं हैं, हम अपने मुल्क को बनाने वाले लोग हैं। सो हमसे लोग प्यार करते हैं। तो अगर वो समझती हैं कि उनकी टक्कर का कोई। अच्छा, इतनी आप पूरी उम्मीद है, क्या आपने इस हल्के में जहाँ पे आपने बताया कि आपके आबाओ अजदाद यहाँ पे आके रहना शुरू हुए थे, तो क्या कुछ किया आपने इस दौरे हुकूमत में? लोगों के काम, फलाई काम, क्या कुछ किया? देखिए, सबसे पहले तो अभी हम वहाँ पे अपने कैंप्स लगवाते हैं, जो भी मेडिकल कैंप लगवाते हैं। फिर वहाँ के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को हम अपग्रेड कर रहे हैं। वहाँ की सड़कें, रोड्स हमने सीएम साहब से स्पेशली मैंने दरख्वास्त की है कि आप मेरे हल्के में काम करवाएं, और वहाँ पे काम स्टार्ट हो गया हुआ है। कुछ रोड्स बनवा रहे हैं। जो लोगों की मेजर ज़रूरतें होती हैं, साफ़ पानी की उन्होंने हमें कहा है। फिर प्रेस क्लब का कहा है, रायबंड सिटी में सिटी प्रेस क्लब की ज़रूरत है। मैंने उसकी ओपनिंग भी की है जाके, और हम उसकी बिल्डिंग भी बनवा के उनको दे रहे हैं। तो जो भी वहाँ के कम्युनिटी लेवल के जो काम है, जो कि देखिए रायबंड बहुत पुराना शहर है, अभी इंडिया पाकिस्तान भी नहीं बना था जब से ये पुराना शहर है, और उसके बाद तबलीगी इज्तिमा की वजह से इसको पूरी दुनिया में जाना जाता है। और उसकी जो अब देखें जाती उम्रा तक तो सड़कें आपको बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत नज़र आएंगी। चूँकि आगे उनका इंटरेस्ट नहीं है तो आगे सड़कें भी उसी तरह की हैं। तो अब हम चाह रहे हैं कि हम उसको मॉडर्न सिटी बनाएं, अच्छा खूबसूरत। चूँकि वहाँ पे फैक्ट्री एरिया बहुत है और लोगों के बड़े मसाइल भी हैं, रोड्स के बड़े मसले हैं, साफ़ पानी का मसला है और बिजली के बड़े मसाइल हैं वहाँ पे। तो वो बातचीत हो रही है, उनकी जो भी वहाँ की उनकी नीड्स हैं उनको पूरा करने की और फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। गलतियाँ कोताहियाँ तो हर हुकूमत से होती हैं। आपकी हुकूमत ने कोई गलतियाँ कोताहियाँ की हैं जो आप समझती हैं कि नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, अभी तो 5 साल पूरे होंगे तो देन हम इस पे बात करेंगे। अभी 3 साल के बाद तो अगर हम ये तो जैसे कहना शुरू हो गए थे 1 साल बाद ही बताएं हमें क्या रिजल्ट है, तो 5 साल के बाद देखिए 100% कुछ भी नहीं होता। अगर हम समझते हैं कि 5 साल के बाद कोई कमी रह जाएगी तो इंशाल्लाह अगले 5 साल भी हमारे हैं। हम उन कमियों को दोबारा दूर करेंगे और इस मुल्क की बेटरमेंट के लिए हम खड़े हैं और कर रहे हैं, और हम अपना हिस्सा डालते जाएंगे। पंजाब असेंबली इजलास देखने कभी गई? जी। तो वहाँ पे ख़वातीन जो मुस्लिम लीग नून की हैं वो बड़े स्टेटमेंट होते हैं उनके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ख़ासकर उज़्मा बुखारी साहिबा के। तो आपके तरफ से, आपकी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी खातून नहीं है? कुछ अर्सा डॉक्टर फरदौस आशिक अवान जो है ये करती नहीं, लेकिन अब नहीं है, उसका मुकाबला कौन कर सकता है उनका, उज़्मा बुखारी साहिबा का? देखिए, उज़्मा बुखारी की जैसे आप बात करते हैं उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक ऐसे बाप की बेटी है जिसने इस रेमंड डेविस का केस लड़ा। ठीक है, डेफिनेटली उसके कैलिबर का, उसके मुकाबले का कोई नहीं हो सकता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। हाँ, अगर वो मुल्क के लिए उसने कुछ किया है या उसके बाप ने कुछ किया है तो वो फिर मेरे सामने आके बात करे तो फिर मैं उसे उसका जवाब दूं। लेकिन मैं तो ऐसी औरत जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, अगर देखा जाए तो उसका हस्बैंड भी एमपी है, वो भी एमपी है, क्या क्रेडिबिलिटी है? क्योंकि उसका बाप एक गद्दार का उसने केस लड़ा था और वो लॉयर था, उनकी एफिलिएशन नून लीग के साथ थी, इनके केसेस वो देख रहे थे, सो इस वजह से उसको भी सीट मिल गई। देखिए, पर्सनली आपकी क्या एक हैसियत है, आप क्या हैं, आपने क्या मुल्क के लिए क्या सर्व किया, सिर्फ शख्सी पॉलिटिक्स नहीं होती। अगर मैं ये कहूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चूंकि हमारा लीडर है तो इसलिए हम सब कुछ उसके लिए कर रहे हैं, हम उसके विजन के मुताबिक, चूंकि उसका विजन है इस मुल्क की बेटरमेंट, सो हम उसके विजन के मुताबिक उसके साथ चल रहे हैं।
इनका विजन क्या है? मुल्क को लूटना, मुल्क को खाना, गद्दारों के लिए वकालत करना, चूंकि ये खुद गद्दार है। सो इसकी अपनी तो पर्सनल कोई कैपेसिटी नहीं है, सो इसलिए उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरे ख्याल में तो ये कोई बड़े एजाज की बात नहीं है, बल्कि शर्म की बात है। उस्मान बुज़दार साहब की मकबूलियत आपको कैसे लगती है? शहबाज शरीफ साहब की तरह मकबूल हैं वो आवाम में? देखिए, वो सादे आदमी हैं, काम करने पे बिलीव करते हैं और वो काम कर रहे हैं। वो बड़े बड़े बूट पहन के पानियों में इशारे करके तस्वीरें नहीं बनाते, और ना वो गंदम के जाली खेत बना के और बाद में फ्लेक्सें उतरवा के काम करते हैं। उन्हें ड्रामे नहीं आते, वो जेन्युइन आदमी है, और जितना काम होता है उतना दिखाया जाता है। कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा इश्तहारात नहीं होते, फेक चीज़ें नहीं होती। जितना प्रैक्टिकली काम हो रहा होता है उतना ही बस दिखाया जाता है। अच्छा, आप ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करती हैं, तो पंजाब पुलिस का किरदार कैसा होता है? आपके साथ कितना ताउन किया जाता है या आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता है? देखिए, आईजी पंजाब मेरे बोर्ड के मेंबर हैं, और डीआईजी हमेशा जब भी हमारा कोई सेमिनार होता है, हमारी कोई मीटिंग होती है, उसमें वो आते हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से फुली कोऑपरेशन है। आईजी साहब के साथ भी मेरी मुलाकात रहती है, और जहाँ भी हमें कहीं भी कभी ज़रूरत पड़ती है, चूँकि मैं विज़िट करती रहती हूँ, कोई केस अगर हुआ है, जैसे बिहाड़ी में हो गया, भक्कर में हो गया, साहिवाल में हो गया, डीजी खान में हो गया, और मैं विज़िट करती हूँ, और पुलिस पूरा डिपार्टमेंट मेरे साथ होता है, पूरा तावन करते हैं, डीपीओ से लेके नीचे इंस्पेक्टर तक। उन्हें पता होता है मैडम आई हैं, उनको फैसिलिटेट करना है। जिस केस के तहत मैं जाती हूँ, सारी उसकी रिपोर्ट, सब कुछ। और पुलिस का चूंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, अगर उसका अच्छा लाइजोन हमारे साथ ना हो तो फिर हम काम नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब पुलिस रिफॉर्म्स लाने में कामयाब हो गए हैं, पंजाब की पुलिस ठीक हो गई है? देखिए, कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कहें कि 100% ठीक हो गई है तो ये भी अच्छी बात नहीं है, गलत बात होगी। लेकिन टाइम टू टाइम इसमें रिफॉर्म्स की हर वक्त ज़रूरत रहती है, हर इदारे में, सिर्फ पुलिस में नहीं। और अब पुलिस में अच्छे पढ़े लिखे लोग आए हैं, और डेफिनेटली अच्छी वर्किंग होगी। ख़वातीन भी आ रही हैं, और बल्कि ख़वातीन के इन इदारों में आने से इन इदारों का माहौल बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि डेफिनेटली ख़वातीन का एक होता है, हेजिटेशन होती है कि ये बात, मतलब अच्छा लगा है। चूँकि मैंने जितने भी अभी थाने विज़िट किए हैं, मैंने उनका माहौल बड़ा अच्छा पाया, और बेटरमेंट हो रही है। पिछले दिनों आपने एक जाली पीर का मामला था, कोई खातून के साथ हरासमेंट का मामला था, उसको टेकअप किया आपने। तो मुझे ये बताएं कि ख़वातीन ख़ासकर जो है वो जाली पीरों के हत्थे चढ़ जाती हैं, तो क्या हुकूमत को इस तरह के कोई इक़दाम नहीं करने चाहिए कि इस तरह के जो नाम नहाद लोग हैं, जो मज़हब के नाम पे ख़वातीन को हरास करते हैं, तो कोई ऐसा कानून पास होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कानून तो बाद में आता है। हमें लोगों को अवेयर करने की और जहन साजी की बहुत ज़रूरत है उनकी, क्योंकि ये मैं समझती हूँ कि थोड़ा दीन से दूरी भी है कि आप एक ऐसे बंदे के पास चले जाएं जिसका आपको पता नहीं है कि उसका अपना भी कोई दीन ईमान मुकम्मल है कि नहीं। आप उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके चले जाते हैं, और फिर वो एक्सप्लॉइट करता है आपको, मतलब फिर वो अपने तरीके से आपको यूज़ करता है, फिर वो आपको हैरेस भी करता है, आपसे पैसे भी ले रहा होता है, और आपको उल्टा वो यूज़ करने की, अब्यूज़ करने की कोशिश भी करता है, और बाज़ औरतें हो भी जाती हैं। सो अवॉइड करना चाहिए ऐसे लोगों से, क्योंकि आप देखें जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, अब तो वो ख़त्म करवा दिए गए हैं जी, फलाने बंगाली बाबा जी और फलाने ये वो। तो ऐसे लोगों को मतलब अवॉइड करना चाहिए, ख़वातीन को स्पेशली, दूसरे मर्दों को भी नहीं जाना चाहिए। आपने, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं आपकी शहर के भी ज़्यादा करीब हूँ। देना उस हाथ में है। अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करें और अपने रब से मांगे। अगर कोई मुश्किल है तो भी दो नफल पढ़ें और अपने रब से मांगे, सजदे में जाएं। और करना तो उसने है, अच्छा है या बुरा है आपको उस वक्त लग रहा है, लेकिन वो आपकी बेटरमेंट के लिए है, वो उसको पता है जिसने आपको बनाया है। तो अपने बिलीफ को जो स्ट्रॉन्ग रखेगा वो कभी भी ऐसे लोगों के पास नहीं जाएगा।
फातिमा चद्दर साहिबा, वज़ीर आला पंजाब जो थे शहबाज शरीफ उस दौर के, वो पहले थे वुमेन अथॉरिटी के चेयरमैन, तो आपने उनको रिप्लेस किया। उस दौर में तो बड़ा काम हुआ होगा। नहीं, अनफॉर्चुनेटली सीएम साहब इसके थे तो सही, जो साहब सीएम है, लेकिन ये कि उन्होंने टोटल 2 मीटिंग्स की सीएम ऑफिस में। बेसिकली वो ये था कि एक स्टंट की था कि ख़वातीन को कहना जी आपके लिए एक इदारा बना दिया, क्लैपिंग करा ली, और बाकी ज़ीरो, यहाँ पे ना कुछ एग्जिस्टिंग कोई सेटअप था, ना कोई ऑफिस था, कुछ भी नहीं था। और ये जब डिपार्टमेंट मुझे मिला, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप छोड़ दो, कि मतलब ये तो है डिपार्टमेंट है ही नहीं, बस कागजों में था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने फिर इसको एक चैलेंज समझ के लिया। मैंने कहा मेरे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है हमेशा चैलेंजेस लेते हैं, और अल्लाह ताला उनको कामयाबी भी देता है क्योंकि उनकी नीयत साफ़ है। सो हम अपने लीडर को फॉलो करते हैं, और मैंने भी इसी तरह किया। मैंने कहा इसको एक चैलेंज समझ के लूँगी, और चूँकि ये ख़वातीन का डिपार्टमेंट है, और अल्लाह ताला ने शायद मुझे इसीलिए अपॉइंट किया है कि मैं इस डिपार्टमेंट को इसके पैरों पे खड़ा करूं। फातिमा साहिबा, आपने कहा कि जो साबिक वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 मीटिंग्स की। आपकी हुकूमत जब आई तो आपने क्या किया, और मौजूदा वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो कितना चाहते हैं कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए उनकी हुकूमत काम करे? देखिए, जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई 2019 अप्रैल में, और मुझे पता चला कि ये डिपार्टमेंट है तो सही, लेकिन कागजों में है, एग्जिस्टिंग कोई सेटअप नहीं है इसका। जो पहले वज़ीर आला थे उन्होंने डेफिनेटली ये डिपार्टमेंट बनाया तो सही, बट सीएम ऑफिस में 2 टोटल मीटिंग की, बाकी कुछ भी नहीं था। तो आप यू कैन से कि मैंने इसको एक डेड डिपार्टमेंट को री एक्टिवेट किया, और इसको एक चैलेंज समझ के लिया। और जो हमारे अभी वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार हैं, वो बहुत फोकस किए हुए इस डिपार्टमेंट के, क्योंकि पेटेंट चीफ इसका वज़ीर आला ही है, ये ऑटोनमस बॉडी है। और जब भी कोई मसला होता है फौरी तौर पे मैं उनसे डिस्कस करती हूँ, सेक्रेटरी साहब होते हैं, तो वो इम्प्लीमेंटेशन भी उस पर फौरी तौर पे होती है, क्योंकि जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है वो ख़वातीन के मामलात पे 0 टॉलरेंस कहा हुआ है वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने। अच्छा, आपकी जो अथॉरिटी है ह्यूमन प्रोटेक्शन की, इसमें ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ क्या मिलता है? किस तरह से आप काम करती हैं? अगर आम आदमी समझना चाहे, आम खातून समझना चाहे, तो वो आपके साथ किस तरह राब्ता कर सकती है, या क्या मसाइल हैं जिनको आप हल करते हैं? देखिए, कोई भी विक्टिम जिसको किसी भी तरह का वायलेंस का सामना है, हरेसमेंट का सामना है, वो हमें कॉल कर सकती है। हमारी हेल्पलाइन भी मौजूद है, हमारे PTCL नंबर भी मौजूद हैं, और वर्किंग हम इस तरह से करते हैं जी। हमारे पास एक खातून जब आती है तो फ्रंट डेस्क से एप्लीकेशन से लेके उसका जुडिशल तक हम सारी सर्विसेज उसको प्रोवाइड करते हैं। उसमें आप तमाम वकील और हर चीज़ आप प्रोवाइड हमारे पैनल पे हमारे लॉयर हैं, हमारी लॉयर यहाँ बैठती है, हमारी जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी यहाँ पे, कोई अगर ट्रॉमा में है कोई खातून जिसके साथ वायलेंस हुआ है, वो आती, सबसे पहले उनके साथ उनका सेशन होता है, उसके बाद हमारी जो लॉयर है उस केस को देखती है, और फिर हम हमारे पैनल पे 16 लॉयर्स हैं, और उसको हम फिर आगे उसको लेके चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उस औरत की एक पैनी भी खर्च नहीं होती। ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ख़वातीन को लेके कि उनके सारे मसाइल। दूसरा ये कि प्रॉपर्टीज़ के इशू बहुत ज़्यादा आते हैं, हैरेसमेंट के इश्यूज आते हैं ख़वातीन को, तो वो यहाँ पे सारे सॉर्ट आउट होते हैं। बीइंग का चेयरपर्सन मुझे पूरे पंजाब से केसेस आते हैं, कुछ लोग फ़ोन करके हमें राब्ता करते हैं। फातिमा साहिबा, आपके दौरे हुकूमत में रेप केसेस की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ, जिसमें सबसे बड़ा एक केस आया मोटरवे, सियालकोट मोटरवे केस। तो क्या आपकी अथॉरिटी ने उस खातून को भी कोई हेल्प आउट किया, उसमें मदद की? देखिए, अथॉरिटी का सबसे बड़ा चैलेंजिंग केस था वो जो मोटरवे वाला केस था, और ना सिर्फ उसको हेल्प आउट किया, बल्कि उसके जो विक्टिम हैं उनको सबसे पहले तो वो खातून विलिंग नहीं हो रही थी, उसके बाद उसको मुलाकात करके उसने FIR के ऊपर जो नंबर दिया हुआ था वो गलत था, एड्रेस गलत था, फिर ये कि उसका पता लगाया गया, उसको मिला गया, फिर उससे एग्री किया गया कि कम से कम आप निशानदेही करें, और देखें उन कल्प्रेट को हमने पकड़वाया। दूसरा ये कि एक शेखुपुरा में केस हुआ था, वो भी मेरी अथॉरिटी ने हैंडल किया। एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से एक बच्ची थी, वो किसी शादी से आ रहे थे, वो अपने पेरेंट्स के साथ थी, तो रिक्शे से उतार के उसको रेप किया गया। और ये शेखुपुरा में मुबशर बेकन साहब उस वक्त DPO थे, और मैंने खुद वहाँ जाके
उस केस को, उन कल्प्रेट को पकड़वा के वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके पेरेंट्स को बुला के कहा कि अब आपको इंसाफ मिल गया। देन वो सेटिस्फाइड हुए और उनको फौरी तौर पे जेल भेजा। देखिए, अथॉरिटी को बड़े चैलेंजिंग किस्म के केसेस भी आते रहते हैं। अभी ये आयशा जो टिकटॉकर है, इसका केस आया था, और बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो मेरे लिए बड़े चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। फ़ोन आ रहे होते हैं, कॉल्स आ रही होती हैं, और डिफरेंट काइंड से, मतलब जो विक्टिम होते हैं वो कहते हैं हमें सपोर्ट किया जाए, और जिनके ऊपर ब्लेम होता है वो कहते हैं जी हमारी भी बात सुनी जाए, आप ये केस ना लें। तो डिफरेंट काइंड के केसेस होते हैं। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है, मेरा अपनी पंजाब की ख़वातीन से वादा है कि अगर किसी के साथ कोई वायलेंस होगा, किसी के साथ कोई ज्यादती होगी, और जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अच्छा, आप एक खातून भी हैं और आपकी अथॉरिटी तो काम करती है, आप क्या समझती हैं कि इतने केसेस हरासमेंट में हमारी सोसाइटी में क्यों होते हैं, उसकी वजह क्या है? देखिए, आपने पहले जो कहा कि अभी जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके दौरे हुकूमत में। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे दौरे हुकूमत में आइडेंटिफाई हो रहे हैं केस। एक इदारा बना, ख़वातीन को पता चला, उनको अवेयरनेस मिली कि एक ऐसा इदारा है जो सिर्फ उनके लिए काम कर रहा है। केसेस पहले भी होते थे लेकिन रिपोर्ट नहीं होते थे अनफॉर्चुनेटली। अब मीडिया बहुत अवेयर है, मीडिया से भी हमें बहुत से केसेस मिल जाते हैं। दूसरा ये कि जब से ख़वातीन को पता चला है कि एक ऐसा इदारा है जो हमारी दादरसी के लिए बना है और उसकी चेयरपर्सन एक खातून है, तो वो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे वीडियो मैसेज भेजती हैं, अपनी सारी चीज़ें भेजती हैं कि यही हमारे साथ इशू है। देन हम और मैं चूँकि ये भी साथ कह देती हूँ कि अगर कोई बहन या बेटी हम तक पहुँच सकती है तो ठीक है, अगर वो नहीं पहुँच सकती तो हम उसके डोर स्टेप पे जाएंगे। तो इस वजह से उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस मिला है। अब वो हमारे तक पहुंचती हैं, रसाई हासिल करती हैं, और डेफिनेटली हम अल्लाह का शुक्र है उनकी दादरसी भी करते हैं। और वजह आपने सोसाइटी की नहीं बताई कि क्या वजह है, कैसे केसेस हरासमेंट के सामने आते हैं? देखिए, ये एक हमेशा हम कहते हैं ये एक माइंडसेट है जिसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। उसमें हम कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जो फौरी तौर पे आप सारा कुछ कर सके। इसमें जो देखिए, एक इंसान को बुरा बनने में कितना टाइम लगता है। सबसे पहले उसकी जो परवरिश है, उसका घर है, उसके बाद उसका स्कूल है, फिर उसका एटमॉस्फेयर है, फिर सोसाइटी है। ठीक है, एक बंदा अगर बाय बर्थ तो कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता, लेकिन अगर कोई इस तरह का कल्प्रेट बनता है तो डेफिनेटली उसके पीछे बहुत से महरकात होते हैं। सो हमें ज़हन साजी की ज़रूरत है। उसके लिए हमने अवेयरनेस कैंपेन पूरे पंजाब में लॉन्च किए। हम वॉक्स कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि कानून के मुताबिक ख़वातीन को कर रहे हैं कि अगर कोई आपके साथ इस तरह की ज़्यादती करता है तो उसके लिए ये कानून है, आप यहाँ जा सकती हैं, हमारे पास आ सकती हैं। दूसरा, हम दूसरी साइड पे ये हम बता रहे हैं कि इस तरह के जो लोग हैं, हमारे जो मैन डोमिनेट सोसाइटी है, वो हमेशा समझते हैं कि औरत जो है वो एक वीक, हमारा सोसाइटी का वीक पॉइंट है और इसके ऊपर तशद्दुद करना है। तो हम ये कहते हैं कि इनकी ज़हन साजी की ज़रूरत है कि देखिए, आज से 1400 साल पहले कुरान आया और उनकी पूरी ज़िंदगी आप देखें, बता दिया प्रैक्टिकली उसमें कि वो अपनी बेटी के साथ किस तरह प्यार करते थे, अपनी बीवी के साथ क्या उनका रवैया था, अपनी बहन के साथ जो रज़ाई बहन थी कैसे था। मतलब हर रिश्ते को डिफाइन कर दिया गया, सिर्फ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है और ज़हन साजी करने की जरूरत है। एक मर्द जो आपका मेल चाइल्ड है घर में, उसको बताने की जरूरत है कि एक औरत जो आपकी लाइफ में है वो 4 रूप है उसके, माँ है, बहन है, बीवी है और बेटी है, और उसका अलग अलग मकाम और एहतराम बताया गया। उसकी ज़हन साजी की जरूरत। अच्छा, आप ज़हन साजी की बात कर रही हैं, तो सानिया मोटरवे जो था उसमें आपके एक बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर शेख उमर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया खातून को कि वो इतनी रात को घर से निकली क्यों। तो आप बताएं कि इस तरह के अफसरान या इस तरह के अगर हुकूमती लोग भी ऐसे शामिल होंगे इस तरह के जहन के, तो उनके लिए क्या इकदाम होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो उनकी स्टेटमेंट है ये उनका पर्सनल परसेप्शन हो सकता है। जिन लोगों की हम बात करते हैं, आप देखिए, बीइंग अ पॉलिटिशियन, मुझे बाज़ औक़ात आप लोग किसी मॉर्निंग शो में बुला लेते हैं तो मुझे 8 बजे भी पहुंचना पड़ता है वहाँ पे, और मैं ऑफिस आई हूँ, मेरी ऑफिस की
अपॉइंटमेंट के अलावा मेरी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भी होती है और रात के 11-11 भी बज जाते हैं। तो हमारा आने का तो टाइम हमें पता होता है, बाज़ वक़्त जाने का हमें बिल्कुल नहीं पता होता। तो कहीं ये डिफाइन नहीं है कि अगर कोई औरत दोपहर को 2 बजे जाएगी तो उसके साथ कोई इशू नहीं होगा। समहाउ लोग कह देते हैं जी औरतें कपड़े इस तरह के पहनती हैं। देखिए, इस तरह की चीज़ों के साथ कपड़ों का, टाइमिंग का कोई ताल्लुक नहीं होता। और दूसरा मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर किसी के साथ कोई इस तरह का कोई हादसा हो जाता है, कपड़ों का ताल्लुक नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि बड़ा हमें सोसाइटी में खवातीन को ऐसा होना चाहिए। उसका हमें देखिए, हर तस्वीर के 2 पहलू होते हैं। हमें एक तो प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ एक ही बात को क्लिप उठा लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था, देखिए अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फैशन आप जरूर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हिजाब लें तो ये बात है, दुपट्टा लेके भी। प्राइम मिनिस्टर का मौकफ ये था कि आप मतलब जब बाहर निकलें तो कपड़े ऐसे पहने कि जो एक्सपोज ना हो, आप ना हो बेसिकली, और तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हर बंदे की अपनी मर्जी है। लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये तो अल्लाह ताला के कानून है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि औरत को पर्दा करना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर का अपना पर्सनल स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ये अल्लाह ताला के काम है। और देखिए, ये हुक्म हमें सबको मिला है। अच्छा, ऐसे बताएं कि कोई ऐसा हरासमेंट का केस आया हो जिसमें आप समझे कि खातून भी जो है उतनी ही कसूरवार हुई हो? नहीं, इतने इस तरह का मेरे पास अभी तक कोई केस नहीं आया। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं जी, पुलिस डिपार्टमेंट भी कहता है जी हमारे पास जितने भी केस आते हैं उसमें यूजुअली फेक केस होते हैं। देखिए, ऐसा कोई नहीं है। एक तो ये वुमन रनर सारा इदारा है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई खातून ये कॉन्सेप्ट लेके आए कि मैं इस तरह से जाऊं और मतलब मेरी बात को लिया जाएगा तो मैं बड़ा कुछ कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे साथ जब फर्स्ट सेशन उसका होता है ना साइकाट्रिस्ट के साथ, और उसके बाद फिर बीइंग अ चेयरपर्सन मैं स्पाउस काउंसलिंग भी करती हूँ, हमें फौरी तौर पे पता चल जाता है बंदे का कि ये किस तरह से ये कर। अब अल्लाह का शुक्र है इतना तजर्बा हो गया। दूसरा ये कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई घर से बंदा इतना फ्री है कि घर से उठ के हमारे पास एक फेक चीज़ लेके आए जिससे कोई उसे नतीजा अखज़ नहीं हो सकता। पाकिस्तान में ख़वातीन सियासत में बहुत कम आती हैं, और कभी ऐसा हुआ कोई केस ऐसा या आपके देखने या सुनने में आया कि सियासत में कोई हरासमेंट? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मेरा नहीं ख्याल कि सब पढ़े लिखे लोग हैं और अवेयर हैं डेफिनेटली। पहले तो ख़वातीन आती नहीं थी, तो मतलब अगर मुझे ले लें तो मैं अपनी ख़ानदान में पहली औरत हूँ। मर्द आते रहे हमारे मेरे निहाल में, लेकिन ये कि खातून मैं पहली हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं। अब दूसरी पार्टीज में भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का कोई इशू हो, क्योंकि देखिए एक मैं और बात बताऊं कि जो खातून सियासत में आती है वो एम्पावर्ड होती है, वो अवेयर होती है अपनी ईच एंड एवरीथिंग के बारे में, वो अपने राइट्स के बारे में अवेयर होती है, एजुकेशन होती है ना उसके पास, तो उसे सब कुछ पता होता है। इसीलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसको हैरेस कर सकता है। लोग करने की कोशिश भी करते भी होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक मुझे इस तरह का कोई नहीं आया, मतलब कोई फीलिंग आई या किसी ने कहा हो कि हमारे साथ इस तरह से हुआ है।